इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पटना के पारस अस्पताल में जो मर्डर हुआ है उसका सीसीटीवी फुटेज इस वक्त सामने आ गया है, जिसे मैं सबसे पहले आपको इंडिया न्यूज पर दिखाने वाला हूं। पारस अस्पताल में घुसकर ये मर्डर किया गया था, जिसमें चंदन मिश्रा नाम के एक शख्स को अस्पताल के अंदर गोलियों से भून दिया गया था। ये देखिए, ये वो बदमाश हैं। ये सीसीटीवी अंदर का इस वक्त सामने आ गया है। इंडिया न्यूज के पास वो सीसीटीवी फुटेज है। सबसे आगे व्हाइट शर्ट में जो बदमाश चल रहा, देखिए, इसने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली, उसको लोड किया, और आप ये देखिए कि इनको डर नहीं है, इसलिए इन चारों में से किसी ने भी अपने चेहरे नहीं ढके हैं। चारों के पास पिस्टल है। अंदर आते हैं बड़े आराम से कॉरिडोर में, और उसके बाद इन्हें पता था, इनके पास प्रॉपर इनपुट था कि किस कमरे में चंदन मिश्रा है। ये चारों अंदर आते हैं और उसके बाद कमरे में घुसकर दनादन गोलियां दागते हैं। ये देखिए, इन चारों में से किसी ने भी अपने चेहरे नहीं ढके हुए हैं। अंदर आते हैं, गोलियां दागते हैं, एक के बाद एक। बड़ी तसल्ली से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। किसी भी तरह की कोई हड़बड़ाहट ये लोग नहीं दिखा रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं। अंदर काफी देर तक ये लोग रहे, गोलियां बरसाते रहे, और गोलियां बरसाने के बाद बहुत आराम से ये वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। देखिए, काफी वक्त हो गया है, कई सेकंड हो गए अंदर ये हैं। अब यहां से निकलते हैं, और यहां से निकलने के बाद ये एक एक करके चारों फिर यहां से भाग निकलते हैं। ये पटना के पारस अस्पताल का सीसीटीवी फुटेज है। ये बदमाश, ये देखिए, 4 बदमाश है, 1 2 3 4। चारों ने टोपी पहनी हुई है, लेकिन किसी ने भी अपने चेहरे को ढका नहीं है। बहुत तसल्ली के साथ आते हैं, वारदात को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। उन्हें पता था कि अंदर चंदन मिश्रा है मौजूद, और चंदन के साथ अंदर, ये देखिए, ये जो आखिरी शख्स है, ये कितने आराम से चलता हुआ यहाँ पर आ रहा है। बराबर वाले कमरे से दरवाजा खोलकर एक शख्स जो था, उसको आवाज आई होगी गोलियों की, यानी कि इन्होंने साइलेंसर भी इस्तेमाल नहीं किया था। बहुत ओपनली इस वारदात को अंजाम दिया है। जो सबसे पहले अंदर एंटर किया था जिस शख्स ने, वो शख्स सबसे आखिर में निकला है। तो कुल मिलाकर 5 लोग थे, 5 हत्यारे थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। फिर से आप देखिए, ये इनकी एंट्री के वक्त का सीसीटीवी फुटेज है। ये पांचों शख्स एक एक करके लाइन से अंदर आ रहे हैं। सबसे आगे वाला जो शख्स है, इसने कैप भी नहीं लगाई हुई है। कोई डर नहीं है, सामने सीसीटीवी है, मुंह छुपाने की जरा भी कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, बड़े आराम से ये आया चलकर। इसको पता था कि इसी कमरे में चंदन मिश्रा है। पिस्टल निकालता है, पिस्टल को लोड करता है, और दरवाजा खोलकर ये देखिए, ये व्हाइट शर्ट वाला शख्स ये सीधा अंदर घुसता है, और उसके पीछे के बाकी लोग जो हैं वो भी एक एक करके अंदर जाते हैं, और फिर वो गोलियां बरसाते हैं। ये देखिए, टोटल 5 लोग हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। पहले 4 लोगों के इस मर्डर में शामिल होने की खबर आ रही थी, लेकिन सीसीटीवी से यह स्पष्ट हो गया है, क्लियर हो गया है कि मर्डर करने वाले 4 नहीं, इनकी संख्या 5 थी। और कितनी तसल्ली के साथ ये लोग यहां पर आए और इस वारदात को इन लोगों ने अंजाम दिया। अंदर चंदन मिश्रा मौजूद था, ट्रीटमेंट उसका चल रहा था। उस ट्रीटमेंट के लिए ही चंदन यहां पर भर्ती हुआ था, पैरोल पर बाहर निकला हुआ था। अस्पताल में आए। अब आप अस्पताल को भी देखेंगे, इसके लॉबी को, इसके कॉरिडोर को, तो अच्छा खासा बड़ा अस्पताल है। ये कोई छोटा मोटा अस्पताल नहीं है, अच्छा खासा बड़ा अस्पताल है। लंबा कॉरिडोर है, बहुत सारे कमरे यहाँ पर हैं, और जाहिर सी बात है कि हर कमरे में मरीज होंगे, उनके परिजन होंगे, लेकिन इनको कोई डर नहीं था। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये 4 बदमाश जो बाद में घुसे थे, वो तो भागते हुए यहां से बाहर की ओर निकलते हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि जो सबसे पहले शख्स जिसने एंट्री ली थी कमरे में, वो बहुत इत्मीनान से, जब ये चारों नजरों से ओझल हो जाते हैं, उसके बाद ये शख्स बाहर निकलता है, और बिना किसी हड़बड़ाहट के बहुत तसल्ली से हत्या करने के बाद अपने कपड़ों को ठीक करता हुआ वापस पिस्टल कमर में लगाता है, और फिर उसी रास्ते से फरार हो जाता है जिस रास्ते से ये 5 अंदर घुसे थे चंदन मिश्रा का मर्डर करने के लिए। कमरे के बिल्कुल बराबर में जो कमरा था, वहां शायद उस शख्स ने फायरिंग की आवाज सुनी, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो उसने इन लोगों को भागते हुए देखा, लेकिन मारे डर के वो भी अंदर चला गया। तो यहां पर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया, किसी तरह कोई साइलेंसर इस्तेमाल नहीं किया, और बड़े बेखौफ अंदाज में हत्या को अंजाम देकर ये लोग फरार हो गए। रितेश हमारे संवाददाता इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। रितेश, ये तस्वीरें जो सीसीटीवी की हैं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कहती हैं। किसी को भी खौफ नहीं है, इन्होंने चेहरे भी नहीं ढके हुए थे। इतना बड़ा अस्पताल है, इन्हें कम से कम ये तो पता होगा, जब इन्हें ये पता था कि चंदन का कौन सा कमरा है, तो इन्हें ये भी पता होगा कि कमरे के ठीक ऊपर सीसीटीवी है, लेकिन किसी ने चेहरा नहीं ढका अपना। ये सीधा चैलेंज है पुलिस को और सरकार को। अब बिल्कुल, ये तो सीधे तौर पर चैलेंज है कि देखिए, अपराधी आता है, वो आराम से बगैर नकाब लगाए और सीधे वो जाता है और इत्मीनान से हत्या करता है और इत्मीनान से फरार होता है।
तो अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हो चुके हैं। उन्हें पता है कि पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती है और यही कारण है कि वो आराम से अंदर जाते हैं, फायर करते हैं और फायर करने के बाद एकदम प्रेम से बाहर निकलते हैं। देखिए जो सीसीटीवी जो अभी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, देखिए कि कोई शिकन नहीं है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, चेहरा छुपाने की कोई जरूरत नहीं। तो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में अपराधी किस तरीके से बेखौफ हो चुके हैं, उनका मनोबल कितना बढ़ चुका है और ये पूरा ये जो हत्याकांड है ये पूरी तरीके से ये प्री प्लान लग रहा है। उन्हें ये पता था कि 209 नंबर कमरे में जाना है, वहां पर क्या सिक्योरिटी इंतजामात हैं और किस तरीके से वहां पर एंट्री लेनी है, किस तरह से एग्जिट लेनी है, ये सारी चीजें प्री प्लान थी। और इसमें देखिए कि हॉस्पिटल के कई स्टाफ को भी पुलिस ने उठाया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर है कि पुलिस से आखिर अपराधी डर क्यों नहीं रहे हैं। क्राइम कैपिटल के तौर पर बिहार की राजधानी पटना अब इसको जाना जा रहा है, क्योंकि आए दिन शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जहां पर बिहार में मर्डर की सूचना ना आती है। और खास तौर पर बिहार की राजधानी पटना, आप आप एंकर कर रहे हैं, आपको अब याद हो गया होगा, क्योंकि पूरे देश और दुनिया की खबरों को आप पढ़ते हैं, आप दर्शकों को बताते हैं, लेकिन आपको भी अब बिहार में कितनी घटनाएं हो गई हैं वो आपके ज़हन में है। मैं तो खबर बताते बताते मुझे गिनती तक याद हो गई है कि कहां पर कितनी घटना हुई है। तो ये बताने के लिए काफी है कि बिहार में अपराधी किस कदर बेखौफ हो चुके हैं और पुलिस की हनक क्या होती है, पुलिसिया इकबाल क्या होता है। अब ये अपराधियों को इसका कोई वो डर है नहीं है। और रितेश, बड़ा मतलब बहुत कहते हैं ना कि बहुत आराम से ये लोग चलते हुए आए, और उसके बाद हत्या करने के बाद जो सबसे आखिरी में जो शख्स निकला, जो सबसे पहले एंटर किया था, वो बहुत आराम से चल के जा रहा है। मतलब कोई हड़बड़ाहट भी यहाँ पर नहीं दिख रही कि मैं भाग जाऊं या मुझे पकड़ लिया जाएगा। कोई डर, कोई रत्ती भर भी कुछ इनमें दिख नहीं रहा है। बहुत आराम से वो पैदल चलता हुआ वारदात को अंजाम देने के बाद कॉरिडोर से बाहर निकला है। बिल्कुल, देखिए यही तो है कि पुलिस का डर है ही नहीं। आप किसी भी क्राइम में देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो गोपाल खेमका हत्याकांड हुआ था, पुलिस ने बड़े मासूमियत से कहा कि देखिए उसके नंबर के आधार पर हमने अपराधी को पकड़ लिया। तो अब देखिए कि पुलिस अपराधी कितने बेखौफ हैं कि वो अब नंबर वगैरह भी टैंपर नहीं करते हैं, उसी बाइक से घूमते हैं और उसी से मर्डर करते हैं। यहाँ देखिए किस तरीके से, ये कोई सरकारी अस्पताल नहीं है जहां पर सुरक्षा कर्मी जो हैं वो ढीले ढाले हैं। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बड़ा अस्पताल है, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग यहाँ पर इलाजरत हैं, इलाज करवाते हैं। मंत्री लोग वहीं पर भर्ती होते हैं। कुछ दिन पहले लालू यादव का भी इलाज वहीं पर हुआ था। और वहां पर अगर आम आदमी जाएगा तो गार्ड तो अंदर घुसने ही नहीं देते हैं, वो पूरा नियम बताते हैं। और वहां पर 5 अपराधी हथियार के साथ अंदर जाते हैं। बाकायदा वहां पर स्कैनिंग मशीन रखी हुई है ताकि आर्म्स वगैरह अगर कोई लेकर जाता है तो वो डिटेक्ट हो सके। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पुलिस की थियरी देख लीजिए। पटना के एसएसपी क्या कह रहे हैं कि ये बक्सर का अपराधी था, लिहाजा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके दुश्मन कौन है। अरे अपराधी कहीं का भी था, लेकिन ये पटना के प्रेमाइस में ये सारी चीजें हुई हैं। पटना पुलिस के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। यानी पटना में क्यों अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि अस्पताल में घुस कर मार दे रहे हैं गोली। आप देखिए कि न बैंक मैनेजर सुरक्षित है, न वकील सुरक्षित है, न पुलिस वाले सुरक्षित है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस की संवादहीनता है। पुलिस अवैध धंधे में, अवैध उगाही में लगी हुई है। लिहाजा जो क्रिमिनल्स है बिहार में वो तांडव कर रहे हैं और इस घटना ने तो अब अति कर दी है। बिल्कुल। और सत्ता पक्ष के बयान भी इसमें बड़े मतलब हैरान कर देने वाले हैं। ललन सिंह बड़ा कैजुअली इस बात को कह रहे हैं कि भाई दो। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कैजुअल मैं अप्रोच आपके पास रितेश लौट रहा हूं। मेरे साथ अशोक गुप्ता जी इस वक्त जुड़ गए हैं, बिहार के पूर्व डीजीपी अशोक जी इस वक्त साथ में। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से वारदातें हो रही हैं और बिहार में ताबड़तोड़ वारदातें हुई हैं पिछले कुछ वक्त में, और पटना में जैसे खुलेआम वारदातें हो रही हैं, ये दिखा रहा है कि कोई डर नहीं रह गया है पुलिस का। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ये इन सब घटनाओं से तो स्पष्ट है कि क्रिमिनल्स का राज है और सरकार जो है बिल्कुल पंगु हो गई है। और जो अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस का इमेज बिल्कुल खत्म हो गया, इकबाल खत्म हो गया। पुलिस इमेज जो है, पुलिस का डर,
इकबाल खत्म हो गया। सबसे चिंता की बात यह है, इसलिए ये घटनाएं बार बार हो रही हैं। गोपाल खेमका की हत्या हुई, ये घटना हुई, वकील साहब की हत्या हुई, दो लोग मारे गए, घर में घुस घुस के मार दिए, 2-3 जगह नर्स की बेटी मारी गई। तो लगातार पटना राजधानी है जो सबसे सुरक्षित होना चाहिए, और सरकार जो है कहती है जंगल राज। तो 20 साल पहले की 20 साल से ये एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, और ये कह के जो है पीछा छुड़ा लेते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं, और दिशाहीन हो गए हैं। सरकार जो माननीय जो हमारे गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर, जो जिनके अंदर पुलिस आता है, तो पुलिस को अच्छे जो तेज तर्रार एसपी पोस्ट करने की छूट नहीं है डीजी पुलिस को, उनको फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है। सरकार 2-4 जो है जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वही चला रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी जो है तो उन्हीं के भरोसे हैं ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो पुलिस को का काम है क्राइम कंट्रोल करना, और डीजी पुलिस फ्रीली काम नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे एसपी को ये नहीं पोस्ट कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बालू माफिया और शराब माफिया है, इसमें पुलिस का, स्थानीय पुलिस की इतनी संलिप्तता हो गई है, जिसके चलते पुलिस तंत्र बिल्कुल असहाय हो गया है, डिमोरलाइज हो गया है, करप्शन बहुत बढ़ गया है। तो इस मिली भगत से जो माफिया और क्रिमिनल्स का गठजोड़ है, उसमें स्थानीय पुलिस संलिप्त हो गए हैं, इनका गठजोड़ हो गया है, और ये लोग जो है असरदार नहीं हो पा रहे हैं। अभी एक महिला कांस्टेबल को जो है रौंदते हुए चला गया, वो स्कॉर्पियो वाला, जिसमें पार्टी की झंडा लगी हुई थी भाजपा की। तो ये क्या बतलाता है कि सरकार के प्रश्रय में, सरकार की जानकारी में घटनाएं घट रही हैं, और सरकार की नीतियां जो है वो बिल्कुल करप्शन और क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर में पुलिस तंत्र का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बिल्कुल सर, एक बात बड़ी प्रैक्टिकल सी है, एक बात बहुत प्रैक्टिकल सी है, जैसे कि अब मैं इस बात को मानता हूं, स्वीकार करता हूं कि पुलिस हर जगह हर वक्त मौजूद नहीं रह सकती, 1 to 1 मैन टू मैन पुलिस नहीं सिक्योरिटी दे सकती, लेकिन यही पुलिस का इकबाल होता है, पुलिस का एक डर होता है बदमाशों में, जिसके चलते जो कानून व्यवस्था है वो काबू में रहती है। लेकिन यहां तो अस्पताल में घुसे, कोई चेहरा इन लोगों ने नहीं ढका, गोलियां बड़ी तसल्ली से मारी, उसके बाद पैदल चलते हुए निकल गए। यानी कि पुलिस का डर है ही नहीं, उनको यह भी डर नहीं कि हम पहचाने जाएंगे। जी बिल्कुल, यही बात मैं भी कह रहा हूं कि बिल्कुल जो है पुलिस का खौफ, पुलिस की इमेज खत्म हो चुकी है, और सरकार जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और हमारे होम मिनिस्टर जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पहले इतना मॉनिटरिंग करते थे, लेकिन इधर 5-10 साल से बिल्कुल ही जो है वो रिटायर हो चुके हैं। जनता भी देख रही है, समझ रही है कि वो अब निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है सरकार की क्राइम कंट्रोल की। और जो नीतियां हैं ये शराब बंदी की और ये बालू गिट्टी, ये जो नीतियां आई हैं उससे करप्शन को बहुत बढ़ावा मिला है। पुलिस पर अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं, जहां भी है जनता पुलिस को फुटबॉल बना के जो है इधर नचा रही है, उधर नचा रही है। बिहार में एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से पुलिस के खिलाफ जो लोगों के, माफिया तत्वों के हमले हुए हैं, उसमें 300% की वृद्धि हो गई है। ये घटना जो बढ़ी है, एनसीआरबी का 2022 का आंकड़ा है, जो अभी तक आया है, 23-24 का आंकड़ा नहीं आया है एनसीआरबी का। तो भारत सरकार का क्राइम का आंकड़ा बता रहा है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। स्थानीय स्तर पर थाना इंस्पेक्टर, डीएसपी जो है इतना करप्ट है कि इनका कोई डर, भय, इमेज रह ही नहीं गया है। और प्रशिक्षण की भी बहुत कमी है, कहीं भी जाते हैं मार खा जाते हैं, भाग पड़ती पुलिस, कहीं भागती है। थाना कहीं अटैक होता है, अटैक ऑन पुलिस इज अटैक ऑन गवर्नमेंट, वो सरकार का सिंबल होती है। थाना पर अटैक होना, वर्दीधारी पुलिस पर अटैक होना, सरकार पर सीधे आक्रमण है, हमला है।
और इतनी घटनाएं बढ़ गई हैं। 300% घटनाएं एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से बढ़ गई है। तो बताइए कि माने पुलिस का कोई खौफ नहीं है, पुलिस का अच्छा, एक सीधा सवाल सर, आपने तो सारी चीजों को बड़ी करीब से देखा है। आप डीजीपी रहे हैं, तो आपने सत्ता को भी बड़े करीब से देखा है। क्या बिना सरकार के संरक्षण के, क्या बिना सफेद पोशों के संरक्षण के लिए ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सरकार इसमें रिस्पॉन्सिबल है। सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, विल पावर नहीं है, और जो सफेद पोश है, माफिया तत्व है, वो उनका प्रश्रय है अपराधियों को और माफिया तत्वों को। इसमें कोई शक नहीं है। ठीक, थैंक यू सर साथ में जुड़ने के लिए। जी बहुत। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चंदन मिश्रा मर्डर केस से जुड़ी दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में अंदर आते हुए बेखौफ बदमाश, ये 5 बदमाश जो अस्पताल में सुबह के वक्त तड़के अंदर घुसते हैं। चंदन मिश्रा कमरा नंबर 209 में, अस्पताल पारस अस्पताल के कमरा नंबर 209 में भर्ती था, जहां पर उसका इलाज चल रहा था। ये 5 बदमाश अंदर घुसते हैं, मर्डर करते हैं, और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए कि 5 बदमाश एक एक कर यहां आराम से फरार हो जाते हैं। और ये एक मर्डर की तस्वीरें नहीं हैं, ये कानून व्यवस्था की हत्या की तस्वीरें हैं, ये पुलिस के इकबाल की हत्या की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। रितेश मिश्रा हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, मैं बात कर रहा था कि सत्ता का संरक्षण और साथ ही साथ सत्ता के स्टेटमेंट्स जो सामने आते हैं। लल्लन सिंह का स्टेटमेंट ने मुझे बहुत ज्यादा हैरान किया, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि देखिए मैं बैठा हूं, ये बैठे हैं, 2 लोग आपस में एक दूसरे को मार दें तो कोई क्या कर सकता है। आप ये नहीं सोच रहे कि अस्पताल में अगर जरा भी ऊंच नीच हो जाती तो कितने लोग अस्पताल में इसमें भर्ती थे, किसी को भी गोली लग जाती, अगर जरा सी भागदौड़ होती या कुछ इधर उधर होता, कितने लोगों की जान जा सकती थी। और आप बड़े हल्के में कह देते हैं कि 2 लोग एक दूसरे को गोली मार देते तो इसमें कोई क्या कर सकता, हम पकड़ तो लेते हैं बाद में। देखिए, लल्लन सिंह तो अपने ऐसे ही बयानों के लिए जाने ही जाते हैं। आप जेडीयू के बड़े नेता हैं, सरकार में आपकी हनक है, और अब आप इस तरह से बयानबाजी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुलिस को तो संरक्षण मिल रहा है। देखिए, बिहार में जो है अपराध बढ़ने का ग्राफ जो है वो दारू बालू, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है अपराधियों की जाति। तो अपराधियों को जाति के अनुसार जब पुलिस देखेगी कि भाई ये अपराधी जो है इस जाति का है, इसका वोट बैंक कितना है, ये अपने जाति में बहुत हिट है, इसकी पैठ है, तो फिर तो क्राइम बढ़ेगा ही। और बिहार में अभी हालिया दिनों में हम यही देख रहे हैं कि अपराधियों की जाति भी देखकर उन पर कार्रवाई हो रही है। उन्हें अगर वो कमजोर हुआ तो फिर एनकाउंटर हो जाएगा, नहीं हुआ तो फिर वो करता रहेगा। तो बिहार में वही हो रहा है। पुलिस, जैसा कि एक्स डीजीपी ने बिल्कुल सही कहा है कि पुलिस जो है वो सिर्फ उगाही में लगी हुई है। दारू माफिया, बालू माफिया, इनसे फुर्सत मिले तब जाकर पुलिस जो है आम लोगों की हिफाजत करे। अब देखिए कि 2 लोगों के बीच में अगर झगड़ा हो जाए और वहां पर अगर होता है तो ये अमूमन बहुत कम होता है और उसके पीछे मोटिव होता है। लेकिन यहाँ पुलिस हमारी इतनी मासूम है, बिहार पुलिस, कि आप देखिए कि एसएसपी साहब कहते हैं कि देखिए ये वकील साहब की हत्या हुई है, इसके पीछे की जो वजह है उनकी बेटी का अफेयर था किसी से, इसलिए ये हत्या हो गई। यानी पुलिस ने खुद को जस्टिफाई कर लिया। अभी आईसीआईसीआई बैंक का जो बैंक मैनेजर जिसकी संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई, पुलिस ने बगैर इन्वेस्टिगेशन कह दिया कि ये एक्सीडेंट का मामला है। गोपाल खेम का मामले में वही देखा गया कि तो जमीन का मामला था, इसलिए इनकी हत्या हो गई। यानी कोई भी हत्या हो रही है उसके पीछे की वजह जो है वो पुलिस जो है उसे जस्टिफाई कर रही है। और तब पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही कि देखिए हम तो क्रिमिनल्स को पकड़ रहे हैं। ऐसा थोड़े हो रहा है कि अपराध करके और हत्या करके अपराधी जो है फरार हो जा रहा है, हम तो पकड़ भी ले रहे हैं। तो ये तो हम बिहार की जनता पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। अगर इस परिपाटी पर पुलिस चलेगी, पुलिस, देखिए मैं बता रहा हूं, एक समय था जब पटना की ही मैं बात कर लूं कि यहाँ पर काफी तेज तर्रार एसएसपी चाहे मनु महराज, जहन में लोगों के नाम आज तक याद है, इसके अलावा शिवदीप लांडे, तो ऐसे ऐसे एसपी होते थे जिनके नाम से जो अपराधी हैं वो थर्राते थे। एसएचओ, उनके नाम को लोग जानते थे और उस इलाके का अपराधी अपने एसएचओ से थर्राता था, डरता था। आज अगर पटना के एसपी को, पटना के सिटी एसपी को आम लोगों के बीच लाकर खड़ा कर दिया जाए, आम लोगों को छोड़ दीजिए, बाकी पुलिसकर्मियों में शायद ही कोई पुलिसकर्मी या आम जनता यहाँ के एसएसपी को, यहाँ के सिटी एसपी को, यहाँ के डीएसपी को पहचानता हो।
आप समझिए कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। यानी पूरी तरीके से संवादहीनता है, चाहे वो उनके मातहत हो, उनके सबॉर्डिनेट्स हो, या फिर जो आम जनता है उनसे पुलिस जो है वो पूरी तरीके से उसका कनेक्शन है ही नहीं, वो कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। और यही कारण है कि बिहार में अपराध की घटनाएं जो हैं वो बार बार बढ़ रही हैं, क्योंकि कैजुअल अप्रोच में पुलिस जैसे लूट की वारदात को, स्नैचिंग की वारदात को लेती है, उसी तरीके से बिहार पुलिस को ये हत्या की जो घटनाएं हैं उसे भी वो कैजुअल अप्रोच में ही लेती है। और ऊपर से सरकार के जो लोग हैं वो बचाने के लिए लगे हुए हैं कि नहीं, हमारी पुलिस तो अच्छा काम कर रही है, अपराधी को सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। और फिर जो सरकार है वो सीधे फ्लैशबैक में चली जाती है, टाइम मशीन से। सरकार के जो लोग हैं वो जो टाइम मशीन होती है उसके जरिए ये लोग फ्लैशबैक में चले जाते हैं 2005 में। बिल्कुल रितेश, एक चीज और है, चंदन मिश्रा जैसा बदमाश था, कई वारदातें इसने की थी, 20 से ज्यादा इस पर मुकदमे दर्ज थे, कई मर्डर्स में इसका नाम शामिल था, जैसा कि आपने बताया और जैसा कि इसकी हिस्ट्री शीट भी खुलकर सामने आ रही है, और परोल पर था। आमतौर पर ऐसे बदमाशों पर पुलिस की एक नजर परोल के दौरान भी बनी रहती है कि कहीं इधर उधर ना हो जाए, फरार ना हो जाए। तो ये उस स्तर पे भी बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये अपराधी बक्सर जिला का बड़ा अपराधी था और इसकी भी मंशा थी कि अब मैं सफेद पोश हो जाऊं, मैं चुनाव लड़ूं, और जाति का भी इसको सपोर्ट मिल रहा था, ऐसा इसको लगता था कि चलो एक विशेष जाति का मुझे सपोर्ट मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जब परोल पर कोई अपराधी इलाजरत होता है या कहीं जाता है तो बाकायदा उसके साथ पुलिस की टीम होती है, जो स्थानीय थाना होता है उसको सूचना दी जाती है। जिस इलाके में ये अस्पताल है, बाकायदा प्रोटोकॉल के अनुसार शास्त्री नगर थाने को सूचना मिलनी चाहिए थी कि एक जो कुख्यात अपराधी है वो अस्पताल में इलाजरत है। तो उस तरह से जो है वो उसको सुरक्षा मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा जो पुलिस की टीम होती है वो भी साथ में होती है, ये भागे नहीं कहीं, ये कहीं यहाँ से निकल ना जाए। लेकिन सवाल यही उठता है कि बिहार में कानून नाम की चीज नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, जिसको आप देखिए ना कि बिहार में जो अपराधी हैं इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वो हाथ में हथकड़ी रहती है और पुलिसकर्मियों के साथ वो रील बनाते हैं, और रील बना के बाकायदा जब कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो बाकायदा उस रील को इंस्टाग्राम, फेसबुक और वो यूट्यूब पे उसे अपलोड करते हैं, खुद को हीरो के तौर पर दिखाते हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि बिहार में अपराधी की जाती है, अपराधी फिर से बिहार में ग्लोरीफाई होने लगे हैं, और यही कारण है कि बिहार में अपराध की घटनाएं जो हैं वो इस तरह से बेतहाशा उसमें इजाफा हो गया है। ये बहुत बड़े बड़े गंभीर सवाल ये हैं। इस वारदात के बाद बहुत सारे सवाल हैं, इनका जवाब पुलिस को देना होगा। और आपने ये भी बताया कि मतलब आप देखिए, मैं हर तरीके से हैरान हूं इस वारदात को, पर्टिकुलर इस वारदात को देखकर, क्योंकि गोपाल खेमका के जो मर्डर हुआ था उसमें भी ऐसी सिचुएशन थी। वहां पर भी सब बड़े संस्थान पास में थे, थाना पास में था, एसएसपी आवास पास में था, डीएम आवास पास में था। यहाँ पर भी जो है जो पुलिस मुख्यालय वो पास में है, थाना बिल्कुल पास में है। इसके बावजूद बड़ी तसल्ली से बदमाश आते हैं, वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं। सवाल आप कृपया दोहरा दें। रितेश, मैं ये कह रहा हूं कि गोपाल खेमका की जब मर्डर हुआ था तब हमने देखा था एसएसपी आवास पास में था, डीएम आवास पास में था, यहां पर भी पुलिस मुख्यालय पास में था, थाना बिल्कुल पास में था। लेकिन इसके बावजूद कोई मतलब रत्ती भर भी इनको डर नहीं था कि मुठभेड़ हो सकती है या पुलिस आ सकती है, ये बल्कि निश्चित थे कि कुछ होगा ही नहीं। बिल्कुल, आप देखिए ना, बिल्कुल सही कहा आपने। पुलिस मुख्यालय की दूरी मेरे ख्याल से 500 मीटर से भी कम की दूरी है। जो पारस अस्पताल है उससे पुलिस मुख्यालय की दूरी, शास्त्री नगर थाने की दूरी वही लगभग 600 मीटर की दूरी होगी। इसके अलावा जो पुलिस चौकी है वो वहां पर मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस का पोस्ट वहां पर मौजूद है। तो यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि अपराधी देखिए कितने बेखौफ हैं। एक तो पुलिस मुख्यालय, थाना नजदीक में, हाई प्रोफाइल अस्पताल है, ये मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है, बड़े जो इसके ओनर हैं वो बड़े दबदबे वाले हैं, नामी व्यक्ति हैं, और जो बिहार के जो नामचीन नेता लोग हैं जब बीमार पड़ते हैं तो इसी अस्पताल में उनका इलाज होता है, और वहां पर अपराधी मुझे एक मिनट दीजिए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। बहुत बड़े गंभीर सवाल खड़े हुए इस वारदात के सामने आने के बाद, और जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया उसने तो और ज्यादा हैरान कर दिया है। मैं तस्वीरें आप देखिए, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये पीछे आप देखिए जरा कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया है, और बड़ी तसल्ली से बदमाश निकलकर फरार हो गए। ये पूरा कॉरिडोर है देखिए अस्पताल का, और इसमें कितने सारे कमरे। ये देखिए एक शख्स निकलकर बाहर भी आया है वारदात के बाद, इसने चुपके से देखा वहां
पर, लेकिन कुछ कर नहीं पाया क्योंकि हथियारों से लैस थे ये बदमाश 5। और बड़ी तसल्ली से ये शख्स, आप देखिए इसको, इसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, इसका चेहरा बिल्कुल क्लियर है, सामने सीसीटीवी है जिसमें पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, लेकिन इसको रत्ती भर भी डर नहीं था कि मैं कैद हो जाऊंगा इस सीसीटीवी के अंदर। ये देखिए, पहले इसने हाथ में पिस्टल को लोड किया, उसके बाद सीधा कमरा नंबर 209 आप देखेंगे दरवाजे पर लिखा हुआ है। सबसे पहले दरवाजा खोलता है, धीरे से अंदर जाता है और एक एक करके बाकी के जो 4 लोग पीछे हैं वो भी अपनी पिस्टल लोड करते हैं। सबके हाथ में पिस्टल है। आप देखिए कि ऑटोमेटिक वेपन्स हैं इनके पास, स्वचालित पिस्टल लोगों के पास थी। और इसीलिए भी सवाल खड़े होते हैं कि पुलिस के पास वो हथियार नहीं है जो आज की तारीख में बदमाशों के पास है। ये देखिए, 5 के पास पिस्टल थी, 5 अंदर घुसते हैं और एक के बाद एक गोलियां मारने के बाद ये फरार हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और है इस वारदात में जो निकलकर सामने आ रही है कि 5 के 5 अंदर घुसा है, बाहर कोई भी पहरे पर नहीं था। यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नहीं तो आमतौर पर होता है कि बाहर कोई ना कोई पहरा दे रहा होता है और बाकी के बदमाश वारदातों को अंजाम देते हैं, लेकिन इस वारदात ने बेहद गंभीर सवाल खड़े किए। राकेश कुमार सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे इनपुट के मैनेजिंग एडिटर हैं। राकेश जी, ये वारदात, ये तस्वीरें भी आपने देखी हैं और ये सीधे तौर पर चुनौती है उस व्यवस्था को जिसको नीतीश कुमार सुशासन कहते हैं। और ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि जीरो टेरर, पुलिस का जीरो टेरर, सरकार का जीरो टेरर, बदमाशों के बीच में कोई डर नहीं है। देख लो जिसको चेहरा देखना है, बिगाड़ लो जिसको जो बिगाड़ना है, हम करेंगे वारदात। देखिए रोहित, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही उठता है कि किस तरह से सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार के राज में कानून और व्यवस्था की धमक जो है पूरी तौर पर खत्म हो गई है, और किस तरह से एक नामी गिरामी अस्पताल में 5 जो हैं आप देखते हैं कि रिवॉल्वर लिए गुंडे उसमें घुसते हैं, हत्या को अंजाम देते हैं। आराम से उनको देखिए कि आराम से वो अस्पताल से निकलते हैं, लेकिन पुलिस कहीं भी नहीं। अगर उनको, क्योंकि ये 209 नंबर का कमरा है यानी 2nd फ्लोर पर है, और उसको घटना का अंजाम किस तरह से ये जो है देते हैं बदमाश, ये साफ नजर आता है। और पिछले अगर 1 सप्ताह की बात करें तो बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तौर पर चरमरा गई है, और ये साफ दिखाता है, सीधे तौर पर सवाल खड़ा हो रहा है कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर कि आखिरकार जिस तरह से जो कोई भी बदमाश आता है, हत्या को अंजाम देता है, आराम से चला जाता है। और ये नामी गिरामी अस्पताल, क्योंकि इस अस्पताल में मैं खुद गया हूं, और ये अगर कहें तो पटना के सबसे बेहतरीन अस्पताल है, और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की कि 5 बदमाश अस्पताल में घुसते हैं। एक जो आरोपी है जो कि पैरोल पर बाहर आता है, वो इलाज के लिए इसमें दाखिल हुआ था, और वहां पर उसको आराम से गोली मारते हैं और यहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन पटना पुलिस जो है कुछ नहीं कर पाती, और अब तक इतने घंटे हो गए और अब तक ये 5 जो हत्या करने वाले गुंडे हैं वो अब तक पकड़ से बाहर हैं, ये साफ दिखाता है। साथ ही पटना के एसएसपी की बात मैं करता हूं, साफ तौर पर एसएसपी कहते हैं कि ये गैंगवार हो सकता है। तो ये गैंगवार रोकना किसका काम है? क्या कानून व्यवस्था मेंटेन करना किसका काम है? ये क्या पुलिस नहीं करेगी तो क्या आप जो यहाँ पर जो बिहार की जो पुलिस है पूरी तौर पर निकम्मी हो गई है, और ये साफ दिखाता है, ये मैं डेटा के अनुसार कर रहा हूं कि जिस तरह से हाल के दिनों में घटना को अंजाम दिया गया है, हत्या किया गया है, ये सीधे तौर पर कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप मेरे साथ बने रहिए। राकेश जी, मैं आपके पास वापस लौटता हूं। मेरे साथ हमारे बाकी संवाददाता भी जुड़े हैं, संजय शर्मा, मनोहर केसरी, रितेश भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। मैं संजय जी के पास इस वक्त चल रहा हूं। संजय जी, ये सीधे तौर पर जो आरोप है, अब आरजेडी है चाहे पप्पू यादव हैं, पप्पू यादव तो डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि कहने को